Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our 7th lecture of Journal Science. जी तो स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वाई एंड हाउ डू वी कंजर्व एनर्जी, इसके नेक्स्ट हाफ पार्ट से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. वी शुड मेक ग्रेटर एंड वाइजर यूज़ ऑफ द सोलर एनर्जी. हमें चाहिए कि हम सूरज से हासिल होने वाली जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी को बहुत ही दानाई से इस्तेमाल में लाएं. इट रिप्रजेंट्स अ गुड पोटेंशियल फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर द सन शाइन्स थ्रू आउट द ईयर. ये जो स्टेप है ये काफ़ी बेहतर होगा जैसे कि पाकिस्तान है इस कंट्री में जहाँ पर पूरा साल सूरज निकलता है. वी शुड डिज़ाइन सच ऑटोमोबाइल्स विच कैन बी रन ऑन सोलर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी रादर देन ऑन पेट्रोल और डीज़ल. हमें चाहिए कि ऐसी ऑटोमोबाइल्स, ऐसी गाड़ियाँ बनाएं जो सोलर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करें बजाय इसके कि पेट्रोल और डीज़ल पर चलें. We should ferment animal waste such as cow dung or plant waste in gobar gas plants to obtain biogas which can be used for cooking. This gas is as good as the cooking gas. The waste from the biogas plant can be used as manure in field and orchards, जो हमने पीछे डिस्कस किया था. Whenever possible, greater use of windmill should be made to produce electricity or to lift water. The use of various devices that use solar energy such as solar water heater, solar cooker and solar dryer should be encouraged in our homes, offices, schools, hospitals, industries and other establishments. The fans, lights etc. should be switched off when not in use. हमें चाहिए कि हम जो एनिमल प्लांट वेस्ट है उससे बायोगैस हासिल करें और जो कि कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है. और जैसे हम कुकिंग पर्पस के लिए जो गैस यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह ये बेनिफिशियल होगी. और बाकी जो वेस्ट बचेगा उसको हम जब वो मैन्यूर के तौर पर जब वो यूज़ कर सकते हैं फील्ड्स में और मुख्तलिफ गार्डन्स में. जब भी पॉसिबल हो तो विंड मिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए और वाटर को पावर देने के लिए, वाटर लिफ्ट करने टू लिफ्ट वाटर. द यूज़ ऑफ वेरियस डिवाइसेस सच एज सोलर एनर्जी सच एज ये सारी डिवाइसेस जो सोलर एनर्जी पर चलती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ में लाना चाहिए. घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ कहीं भी आप अगर जो है वो रूम्स वगैरह में फैंस या लाइट्स यूज़ में नहीं है उसको बंद कर देना है. शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़. यूज़ रूम हीटर्स, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा ओनली व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. कमरों के लिए जो हीटर्स हैं, कूलर्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं कमरों को ठंडा करने के लिए, और जो एसी वगैरह एयर कंडीशनर्स हैं उनका इस्तेमाल तभी किया जाए जब बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की अगर इनकी ज़रूरत हो. इससे क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, महफूज कर सकते हैं. ड्राइव अ मोटरसाइकिल और अ कार ओनली व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल. जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत के तहत ही कार या मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करना चाहिए. दिस सेव्स द फ्यूल. ये इसके ज़रिए जो है वो हम अपना ईंधन बचा सकते हैं. नेक्स्ट है जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमें बताया गया है कि जो एनर्जी है वो ना तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है ना हम इसको नए सिरे से बना सकते हैं, बल्कि एक किस्म की एनर्जी जो है दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ना कि एनर्जी ख़त्म होती है ना सिंथेसाइज होती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रहती है. According to the law of conservation, we have learned that energy can be transformed from one form to another. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है. इट इज़ नॉट लॉस्ट एनीवेयर. एनर्जी ज़ाया नहीं होती, ख़त्म नहीं होती. इट सिंपली चेंजेस इट्स फॉर्म्स. ये सिर्फ एनर्जी अपनी शक्ल तब्दील करती है. जर्मन साइंटिस्ट ऑब्जर्व डैट लाइक मैटर एनर्जी इज़ इनडेस्ट्रक्टिबल. इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. जर्मन साइंटिस्ट के मुताबिक उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो एनर्जी है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही हम उसको बना सकते. इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व.
एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में कन्वर्ट हो करके जो है वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी की एक शक्ल दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है। दिस मीन्स डैट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स द सेम। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान भी एनर्जी की जो टोटल अमाउंट है वो एक जैसी ही रहती है। This fact is known as the law of conservation of energy. According to this law, energy can neither be created nor be destroyed. It can simply be changed from one form to another form. इस कानून के मुताबिक एनर्जी ना ही बनती है, नए सिरे से बनाई जाती है, ना ही इसको ख़त्म कर सकता है, बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप जो आपकी बुक में आपको यहाँ पे मार्क भी करवाया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, उसको फिर आगे आपने एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हीट एंड एनर्जी डायनामिक्स ऑफ मैटर। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने पीछे पढ़ा है। हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हरारत है ये भी एनर्जी की किस्म है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के जो मूविंग पार्टिकल्स हैं उनकी टोटल एनर्जी को हम जब वो हीट एनर्जी कंसीडर करते हैं। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। You have already learned something about the molecules which make up solids, liquids and gases. Scientists through their experiments have found out that these molecules are in constant motion, which means that they possess kinetic energy. जो हमारे पास हैं मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं, मैटर की मुख्तलिफ हालतें हैं, सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, इनमें पार्टिकल्स जो हैं वो इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं चूँकि बहुत ज़्यादा करीब होते हैं इसलिए उनमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड की निस्बत एक दूसरे से दूर होते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं ये भी एक दूसरे से दूर होते हैं काफ़ी। तो इन केसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। तो ड्यूरिंग मूवमेंट इनमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। By understanding the forces that exist between molecules, scientists are now able to explain many observations that they have made about matter. They have concluded these observations in the form of kinetic molecular theory of matter. Molecules के दरमियान भी force of attractions पाई जाती हैं। साइंटिस्ट ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और ऑब्जर्वेशन के बाद जो है ये सब जो नताइज हैं वो किसकी शक्ल में सामने आए हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। हीट एनर्जी एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेजन। किसी भी शय के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है उस अट्रैक्शन को हम कोहेजन कहते हैं। When the cohesion between molecules is strong, they cannot move around freely. They can only vibrate or move a little to either sides of a fixed position. जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस होंगी तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे और मूवमेंट वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है मॉलिक्यूल्स जो है सिर्फ अपनी फिक्स पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन इन सॉलिड्स। ये जो है वो ये केस हम सॉलिड्स में देखते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें वाइब्रेटरी मोशन होती है। When the force of cohesion is weaker, the molecules become more free to move around, as happens in the case of liquid. मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेस अगर कम हो जाए तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़े दूर होना शुरू हो जाएंगे और उनमें मूवमेंट भी होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि लिक्विड्स में होता है। Sometimes they even collide with each other. They also collide with the walls of the container in which the liquid is placed. तो लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है कोहेसिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि सॉलिड्स में थी। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और उस बर्तन के दीवारों के साथ भी टकराते हैं जिसमें लिक्विड को रखा गया है। इन गैसेज cohesion is very weak and the molecules move around freely, colliding frequently with each other and also with the walls of the container in which the gas is kept.
गैसेस के केस में क्या होता है कि गैसेस में लिक्विड और सॉलिड्स की निस्बत सबसे कम कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और उस कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं जिसमें गैस रखी जाती है। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब किसी शय को गर्म किया जाता है, द हीट एनर्जी इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। हीट एनर्जी जो है वो क्या करती है, पार्टिकल्स की एनर्जी को तेज़ कर देती है। दे बिगन टू मूव फास्टर, तो जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं। द हीट एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हीट एनर्जी जो है जो हम सब्सटेंस को दे रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाती है मॉलिक्यूल्स में, काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में। इफ़ देयर मूवमेंट इज़ रैपिड एंड वायलेंट दे मे बी एबल टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ कोहेजन। अगर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा तेज़ और शदीद हो जाए तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोहेजन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है और इवन के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। दस द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड बिगन मूविंग अराउंड अ लिटल मोर एंड द सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं और जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ स्टिल मोर हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द लिक्विड, अगर हम जब वो लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स गेट इवन मोर काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फ्रीली अराउंड एंड द लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर्स। और लिक्विड जो है वो लिक्विड के पार्टिकल्स को हम लिक्विड सब्सटेंस को अगर हम कंटिन्यूसली हीट एनर्जी दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसके पार्टिकल्स के दरमियान कोहेजन या कोहेसिव फोर्सेस कम होना शुरू हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट लिक्विड सब्सटेंस जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी इज़ नीडेड टू चेंज अ सॉलिड टू अ लिक्विड एंड टू चेंज अ लिक्विड टू गैस। हीट एनर्जी जो है वो ज़रूरी होती है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देती है। लेट्स एक्सप्लेन हीट एंड इट्स नेचर। हीट क्या है? हीट इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रिलेटिवली हॉट ऑब्जेक्ट टू रिलेटिवली कोल्ड सराउंडिंग। हरारत जो है ये एक किस्म की एनर्जी है जो ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट से उस इलाके की तरफ या उस जगह की तरफ मूव करती है जो जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ठंडी जगह पर। यू नो डैट इफ़ यू लीव अ कप ऑफ टी इन अ रूम इट ग्रेजुअली गेट्स कूलर। अगर हम कमरे में गर्म कप का जो वो चाय का कप रखें तो उससे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो ठंडी होती जाती है। जो गर्म चाय है उसका टेम्परेचर जो है उसकी हीट आहिस्ता आहिस्ता उस सराउंडिंग की तरफ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक लेवल आता है, एक पॉइंट आता है जिसमें सराउंडिंग और जो हमारे पास है टी उसमें उन दोनों का टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाता है, तो ट्रांसफ्यूजन जो है वो भी रुक जाती है। द हीट energy that an object has is lost to its cooler surrounding. It slowly comes to the same temperature as its surrounding. जो होटर ऑब्जेक्ट है, गर्म ऑब्जेक्ट, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी उस एरिया की तरफ जहाँ पर हीट कम है। तो हीट ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक दोनों जगह पर जो टेम्परेचर है वो इक्वलाइज ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तो ट्रांसफ़र जो है वो चलता रहेगा होटर ऑब्जेक्ट से कूलर सराउंडिंग तक। ठीक है। द हॉट वाटर हैज़ अ हाई टेम्परेचर हीट कंटेंट दैन इट्स सराउंडिंग। गर्म वाटर में अपनी सराउंडिंग की निस्बत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और हीट कंटेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हरारत होती है। इट लॉसेस हीट एनर्जी टू द रूम एंड देयर फॉर इट्स पार्टिकल स्लो डाउन। इसकी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में फैलती जाती है, ट्रांसफ़र होती जाती है और उसके जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट कम होती जाती है। द कोल्ड वाटर हैज़ अ लोअर टेम्परेचर दैन द रूम हीट एनर्जी पासिस फ्रॉम। अगर ठंडा पानी है तो उसमें क्या होगा कि ठंडा पानी तो उसके टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा सराउंडिंग से हीट जो है वो जो कोल्ड वाटर है उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। हीट एनर्जी पासिस फ्रॉम द रूम इनटू द कोल्ड वाटर एंड देयर फॉर इट्स पार्टिकल मूव मोर क्विकली। और जब बाहर से हीट जो है वो पानी में आएगी तो पानी के जो पार्टिकल्स है वो हीट गेन करने पर जो है वो तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे। हीट एनर्जी ऑलवेज पासिस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विद द हायर टेम्परेचर टू वन विद द लोअर टेम्परेचर।
हीट जो है हमेशा हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट की तरफ जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा, हीट टेम्परेचर या हरारत ज़्यादा है, वहाँ से उस जगह की तरफ जाएगी जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अनटिल द टू टेम्परेचर्स बिकम द सेम, यहाँ तक के ट्रांसफ़र कब तक होता रहेगा हीट का, जब तक दोनों तरफ टेम्परेचर जो है वो इक्वलाइज ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा। गर्म ऑब्जेक्ट से जो है वो उन एरियाज़ की तरफ हीट ट्रांसफ़र करेगी जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, कूलर एरियाज़ की तरफ। देयरफॉर हीट इज़ अ मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम हीट कहते हैं। इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज़ बिगर देन द अदर इट विल हैव मोर पार्टिकल्स टू रिसीव हीट एनर्जी एंड मेक देम मूव। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हीट कंटेंट इन द बॉडी। जितने ज़्यादा हीट कंटेंट होंगे किसी भी जिस्म में, वो उसका टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस इफ़ इट गोइंग टू गेन और लॉस हीट टू इट्स सराउंडिंग। टेम्परेचर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर में बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो या तो हीट गेन कर रहा है सराउंडिंग से, या हीट लॉस्ट कर रहा है सराउंडिंग में। इट इज़ मैयर्ड विद अ थर्मामीटर। टेम्परेचर को हम थर्मामीटर के ज़रिए जब वो मैयर करते हैं